प्राइम मिनिस्टर एहसास टेलीथॉन आप देख रहे हैं और अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं क्योंकि हमारे बीच हैं अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब। डोनर्स जो हैं वो कॉल्स कर रहे हैं लाइव ट्रांसमिशन में। पाकिस्तान के नामवर जो एंकर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, ट्रांसमिशन चल रही है। आप बढ़ चढ़ कर इस ट्रांसमिशन में हिस्सा लें जो कि पूरी दुनिया में देखी जा रही है। जी शिफा जी, तो हम खान साहब से पहले जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए तो उससे पहले हम यही बात कर रहे थे कि अवेयरनेस भी फैलाना बहुत ज़रूरी है और सारे टीवी चैनल्स पर प्राइम मिनिस्टर साहब एक मैसेज यही बार बार चल रहा है अवेयरनेस का और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मुतादिद प्रोग्राम्स इसी हवाले से हुए हैं। आप क्या कहेंगे लोगों को? लोग आपकी बात ज़्यादा सुनते हैं और ज़्यादा मानते भी हैं हमसे, आप क्या कहेंगे सर? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो इस तरह का कभी भी पाकिस्तान की तारीख़ में बल्कि दुनिया में ऐसा कभी सिचुएशन आया ही नहीं है जो कि आज है। और इसके अभी असरात जो लॉकडाउन की मैं बात कर रहा हूँ कि जो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है इसके अभी असरात आएंगे क्योंकि लोग अभी घरों में बंद हैं, उनका जो ख़र्चे हैं, जो उनकी सेविंग्स हैं, जो उन्होंने पैसे बचाए हुए थे वो ख़र्च हो रहे हैं और वहाँ भूख बढ़ती जा रही है। तो इस तरह का क्योंकि सिचुएशन आया है नहीं, तो इसलिए मुल्क के जो रिस्पांस है वो भी वो होनी चाहिए जो कभी पाकिस्तान में पहले नहीं हुई। तो उसकी दो चीज़ें हैं। एक तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, सबसे बड़ा पैकेज दिया जो भी पाकिस्तान की तारीख़ में हमने जो भी हम कर सके हमने पैकेज दिया। और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि जो डॉक्टर सानिया ने बैठ के इन्होंने जो इनका जो एहसास प्रोग्राम है वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से, इतना ट्रांसपेरेंट तरीके से, और कभी भी ऐसा प्रोग्राम नहीं हो जिसमें बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है, उसमें सिर्फ ऑटोमेशन है, डेटा बेस के ऊपर सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ और इस तरह ट्रांसपेरेंटली, तो ऐसा कभी हुआ नहीं। तो एक तो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन इसमें ये जो आगे वक्त आ रहा है इसमें सारी कौम को मिल के इसके अंदर शिरकत करनी पड़ेगी। कोई अकेली गवर्नमेंट इसका जिस तरह का ये माहौल बनता जा रहा है, कोई गवर्नमेंट अकेली इसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो इसलिए ये बड़ा एक ऐसा टाइम है जिसमें सारी कौम को मिल के इसका मुकाबला करना पड़ेगा। तो ठीक है प्राइम मिनिस्टर साहब, एक और चीज़ भी है, जब हमने ये ट्रांसमिशन अनाउंस की और हमने लोगों को बताया कि हम आपके साथ ट्रांसमिशन करने वाले हैं, तो लोगों ने एक सवाल पूछा और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब से ज़रूर पूछिएगा कि जो वेल विशर्स हैं, जो परेशान होते हैं आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, वो ये पूछते हैं कि आप क्यों नहीं मीटिंग्स वीडियो लिंक्स पर करते, आप क्यों हर वक्त लोगों से घिरे रहते हैं? कोशिश तो कर रहा हूँ पूरी तरह, लेकिन मैं पब्लिक को सबको कहूँगा कि देखें, जितनी भी आप एहतियात करें ये कम है। एहतियात सबको करनी चाहिए। हमें कई दफ़ा खुशफहमी हो जाती है कि अभी तक पाकिस्तान में उस तरह के हालात नहीं हुए जो कि यूरोप में हैं, जो कि अमेरिका में हैं। तो हम समझते हैं कि शायद हमें कोई इम्यूनिटी है या हमारा कोई ऐसा सिस्टम है कि हम बच जाएंगे इससे। लेकिन मैं फिर से अपनी कौम को कहना चाहता हूँ कि पूरी तरह एहतियात करें। ये एक ऐसी बीमारी है, ये जो ऐसी वायरस है कि कभी भी ऐसी वायरस नहीं आए जो इतनी तेज़ फैलती है। इसकी जो स्पीड है फैलने की, वो ये वाहिद चीज़ है जो बाकी वायरस से मुख्तलिफ है। ये पहले भी फ्लूज़ भी होते हैं, सार्स भी आई थी, लेकिन इसका जो जिस रेट पे ये फैलती है ये अनप्रेसिडेंट है, दुनिया में कभी नहीं हुआ। इसलिए हम कोशिश पूरी करते हैं कि ये सोशल डिस्टेंसिंग जो नया वर्ड आया हुआ है कि हम अपने फासले रखें, एहतियात करें, जितनी भी हम कर सकते हैं तो ये ज़रूर करनी चाहिए सबको। जी, हमारे साथ हामिद साहब, हमारे साथ जावेद अनवर साहब मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जावेद अनवर साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। जावेद अनवर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम प्राइम मिनिस्टर साहब, आप कैसे हैं? जावेद जी, क्या हाल है आपका? ह्यूस्टन से बात कर रहे हैं? ठीक हो? मैं आपके लिए बहुत दुआ कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए, कि भाई हालात और बेहतर हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ जिस तरह से आप ये कोरोना वायरस की क्राइसिस है हैंडल कर रहे हैं,
बहुत अच्छी तरह आप हैंडल कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ पूरी कौम आपके साथ इस क्राइसिस से गुजरे और कोरोना वायरस हिस्ट्री बन जाए। यहाँ पे भी जहाँ हम रहते हैं टेक्सास में, यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने देखा होगा। हम सारे पाकिस्तानियों को यहाँ पे भी मदद कर रहे हैं, जो भी ज़रूरत हो उनके लिए हम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे आतिफ खान और सईद शेख, उनकी अलायंस फॉर डिजास्टर रिलीफ में भी मैंने अभी टोटल $250,000 दिए हैं। और मैं एक चीज़ और भी कहूँगा कि जो आपके जुल्फी बुखारी साहब हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ वो इन टच रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरी और आखिरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि मैं आप लोगों को $2 लाख रवाना करूँगा यहाँ से आपकी रिलीफ के लिए, कोरोना रिलीफ के लिए। बहुत शुक्रिया जावेद जी, थैंक यू वेरी मच। और हमेशा आप जब पाकिस्तान को ज़रूरत होती है तो आप वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो हमेशा हमारी मदद करते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप प्राइम मिनिस्टर साहब, जी जी जी, ये जो डोनेशन की बात हो रही है, तो मैं कुछ उसी तरफ आऊँगा। रमज़ान का महीना भी बहुत करीब है, तो उसमें लोग ज़कात भी देते हैं। तो जब आप क्रिकेट खेलते थे तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जो आपकी क्रिकेट से जो आमदनी होती थी उस पर आपकी वालदा जो हैं वो ज़कात दिया करती थी। फिर जब उनका इंतकाल हो गया तो शायद आपको याद नहीं रहा, आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए स्टॉक मार्केट में और उसमें क्रैश हो गया। 87 की बात है शायद, तो आपको नुकसान हो गया। उससे फिर आपकी एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताएं कि ये जो हम अपनी आमदनी पे ज़कात देते हैं ये कितनी ज़रूरी होती है, और आपने फिर जब ये देना शुरू किया तो फिर आपको क्या क्या मिला? ये हामिद, आपने एक बात की मैं सबके सामने आपके कहना चाहता हूँ कि मैं कभी देखिए एक क्रिकेटर था जो कामयाबी होती थी कंपटीशन में, सेकंड आने के कोई प्राइज़ नहीं मिलते थे। तो वो एक या होता था कि अगर आप कामयाब ना हुए तो यानी एक किलर इंस्टिंक्ट हो, अगर आप में ना हो तो आप कामयाब ही नहीं हो सकते स्पोर्ट्स में। तो उसमें बदकिस्मती से एक ये भी था कि कोई इंसान के अंदर वो रहम ख़त्म हो जाता है। मसलन अगर आपके मुखालिफ के लिए आपको रहम हो जाए तो आप जीत ही नहीं सकते। तो ये मेरे में कभी भी नहीं था। तो मेरी वालदा तो दिया करती थी जो भी पैसे आते थे ज़कात। जब वो 1985 में जब वो फौत हुई तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं चले इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन मैं स्टॉक में डाल देता हूँ पैसे। स्टॉक मार्केट में 87 में क्रैश हो गया, पैसे मेरे उसमें चले गए। लेकिन वो साथ साथ फिर एक मेरे में तब्दीली भी आई। एक मियाँ बशीर सूफ़ी थे, उन्होंने बड़े अजीम आदमी थे जो उन्होंने रास्ता बदला। तो उसके साथ साथ मैं हॉस्पिटल भी बनाना शुरू हो गया। तो मैं सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ पब्लिक, जो भी लोगों को, मैं अपने बच्चों को ख़ास तौर पे ये कहता हूँ कि ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। अगर आपको ये समझ आ जाए कि जब आप अल्लाह की राह में देते हैं, और कई लोग अल्लाह की राह में देते हैं और वो उनकी नीयत, क्योंकि अल्लाह नीयत जानता है, तो वो और इंटेंशन से देते हैं, दिखावे के लिए देते हैं। अल्लाह तो जानता है किस लिए आप देते हैं। लेकिन जब आप अल्लाह की राह में देते हैं, कभी भी इंसान जो वर्ड है खसारे में नहीं रहता, और हमेशा आपको अल्लाह और इतनी और तरीके से आपको दिल में सुकून देता है और चीज़ें देता है। तो मैं ज़िंदगी में जब मैं हॉस्पिटल में के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए दुनिया में निकला, तो मैं बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के इंसानों को मिला। वो लोग जिनसे मेरा क्रिकेट के दौर में कोई उनसे राब्ता नहीं था या मीटिंग नहीं थी, और वो लोग थे जो पैसे ज़्यादा भी नहीं थे, बैंक बैलेंस में ज़्यादा भी पैसे नहीं थे, लेकिन बड़े मुतमईन लोग थे, सुकून में थे वो लोग। तो असल में जो अमीरी है, मेरा एक नटशेल में ये है कि अमीरी जो होती है वो इंसान के बैंक बैलेंस और आपकी अमीरी में कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो एक अंदर आती है, एक इंसान के अंदर से चीज़ निकलती है, जो इंसान ये समझ जाता है कि ज़िंदगी में खुशी अल्लाह की तरफ से आती है, और वो तब आती है जब आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं।
जी हमारे साथ हैं अभी अनवर महमूद साहब। अतर महमूद साहब। अतर महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी क्या कहेंगे, वेलकम टू द शो। जी मैं डॉक्टर असलम महबूब बोल रहा हूँ, वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर। और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के एम्प्लॉइज की तरफ से हमने 7 मिलियन रुपीस जमा किए हैं प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के लिए। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। 7 मिलियन यूनिवर्सिटी की तरफ से आएगी जी, 7 मिलियन, बहुत बहुत शुक्रिया। अकाउंट नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 4162-786-786 नेशनल बैंक का। इसके साथ साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो वेबसाइट है उस पर जाके भी डोनेट कर सकते हैं। आप SMS से भी डोनेट कर सकते हैं। आप फ़ंड लिखकर मैसेज करें 6677 पर, तो 20 रुपये फ़ी SMS जो है वो इस अकाउंट में आ जाएगा। और इसके साथ साथ बाकी जो आप इजी पैसा से भी जैस कैश के थ्रू भी आप इस फंड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जी कामरान चाहता एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, शौकत खानम बहुत बड़ा तोहफा है पाकिस्तानी कौम के लिए, और उस शौकत खानम के लिए पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान पे एतबार किया था, बना, और हर साल आप 7-8 अरब रुपया अभी भी आपको या 10 अरब रुपया मिल रहा है। अब तो उसकी ब्रांचेस भी और बन गई। ये स्केल उससे बहुत बड़ा है, और स्केल इतना बड़ा है कि इसके लिए इमरान खान को इसकी ओनरशिप भी लेनी है, कौम को भी मोबिलाइज़ करना है, और शायद जो स्टेट रिसोर्सेज हैं उसके साथ इंटरनेशनली वसाइल भी चाहिए। एक इशू जो मेरे जहन में है, मेरा ख्याल ये है और मैं उसका यहाँ पूछना चाहता हूँ ताकि उसमें इबाहम नहीं रह जाए, यू हैव टू टेक द ओनरशिप ऑफ दिस होल प्रोसेस। जो एक पेनी भी स्पेंड कर रहे हैं आप, उसमें इमरान खान को उसकी ओनरशिप लेनी पड़ेगी। आपके बहुत से पाकिस्तान से बाहर लोग जो आपको शौकत खानम में फ़ंड करते रहे सारी उम्र, अभी भी कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। अभी अशरफ नौबी साहब का मैसेज आ रहा था, आपको दुआएं दे रहे हैं। इस तरह के हज़ारों सैकड़ों लोग होंगे, वो आप पे तो भरोसा करेंगे, लेकिन एक सवाल बरकरार है जिसको आपको एड्रेस करना है कि ट्रांसपेरेंटली स्पेंड हो। पैसा आएगा, आपकी अपील पे भी आएगा, लोग पाकिस्तानी अपने भाइयों को बचाने के लिए भी देंगे। ये कौम वैसी बहुत चैरिटी करती है इंडिविजुअली, लेकिन यहाँ ऑर्गेनाइज वे में उसको स्पेंड करने की ज़रूरत है। आपके जहन में उसकी हिकमत अमली है? जी बिल्कुल नदीम, देखें, एक तो वैसे आपने कहा शौकत खानम का, मुझे थोड़ा सा डर लगा हुआ है कि क्योंकि ये शौकत खानम के लिए हमें खसारा होता है 10 अरब का हर साल, और हर साल पिछले साल से ज़्यादा लोग देते हैं। तो एक तरफ मुझे होता है थोड़ा सा कि अब ये सारा इस वक्त अटेंशन कोरोना की और ठीक जानी भी इस तरफ चाहिए, क्योंकि इस वक्त बहुत बहुत ज़्यादा लोग बड़ी मुश्किलों में हैं इस वक्त। लेकिन मेरा फिर अल्लाह में ईमान है, क्योंकि कोई भी इतना ज़्यादा जो एक हॉस्पिटल 70 करोड़ रुपए में बना हो और उसका सालाना खसारा 10 अरब रुपया हो और हर साल उससे ज़्यादा पैसा है, तो ये कोई इंसान तो क्रेडिट नहीं लेता, ये तो अल्लाह करता है। देखिए नदीम, मैं आपको ये बताऊं कि मैंने एकदम जब शुरू में जैसे ये हमें पता चला कि एकदम लोग घरों में बंद हो गए हैं और जो दिहाड़ीदार है और जो ये टैक्सी वाले और जो रिक्शा वाले जो आमदनी के ऊपर अपने घर में बच्चों का पेट पालते थे, तो हमें पता चल गया कि एकदम मुश्किल में आ गए हैं। तो लेकिन मैंने तब तक ये फ़ंड रेजिंग की फ़ैसला नहीं किया जब तक हमने पूरे अपने जो कंट्रोल्स थे फ़ंड, देखिए पैसे इकट्ठे करने का सबसे बड़ा असूल ये है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप लोगों के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। तो जब तक आपके फाइनेंशियल कंट्रोल्स ठीक नहीं होते, कभी पैसा ना इकट्ठा करें, क्योंकि एक जब अल्लाह के नाम पे आप प्रोजेक्ट करते हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो आप पैसा इकट्ठा करें वो ठीक जगह पे जाए। तो हमने ये जो एहसास प्रोग्राम था, इसके पहले चेक्स पूरे हुए। अब ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं कि जो लोगों को पैसे दे रहे हैं, कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना ज़्यादा पैसा नहीं दिया गया, कभी पैसा नहीं दिया गया। तो इसकी जो पूरी तैयारी थी, इसकी जो सारे कंट्रोल्स थे, पहले वो कंप्लीट हुए। अब हमारे पास कोई भी जो हम पैसा दे रहे हैं, 12,000 रुपया देते हैं, ये बाकायदा बता सकते हैं कि किस तहसील में, किस यूनियन काउंसिल में पैसा गया, लोगों के नाम कौन से हैं, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। इसके अंदर कोई इंसानी मुदाखलत नहीं है। और आप ये पॉलिटिकल ये देख लें कि इसमें कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं है कि अभी तक जो सबसे ज़्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो सिंध के अंदर हुआ है, जिधर हमारी गवर्नमेंट नहीं है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि ये सिर्फ पॉवर्टी के नाम, जिधर गुर्बत ज़्यादा है उधर ये पैसा जा रहा है। सो वो सारा किधर से आया? वो जो पुराने डेटाबेस हैं जिनको हमने ठीक किया, जो बिस्क का डेटाबेस था, फिर उसको हमने ठीक किया, उसमें से लोग निकाले जो कि गलत लोग, उसमें 8 लाख लोग निकाले, फिर उसमें एडिशन की। अब ये जो लोग SMS कर रहे हैं,
हर जगह से लोग SMS करते हैं कि जी हमें जो लोग मुस्तहिक हैं, फिर उनको उस पूरे प्रोसेस से गुजारते हैं, नादरा के डेटाबेस से गुजारते हैं, और उसके बाद जब वो क्वालिफाई करते हैं तो उनको पैसे दे रहे हैं। तो ऐसा कभी भी ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम पाकिस्तान में नहीं हुआ। तो इसके लिए अब मैं फिर आगे चलता हूँ। हमने जब अब ये जो SMS से लोग आते रहे, तो अब तक 13 करोड़ लोगों ने इसके अंदर अप्लाई किया है। अब 13 करोड़ लोगों में अप्लाई किया है, ये जब पूरा प्रोसेस से गुजरेगा तो इसमें से हमें पता नहीं 5 करोड़ लोग क्वालिफाई करते हैं, 6 करोड़ करते हैं। तो अभी तक तो हमारे पास 1 करोड़ 20 लाख के हमने 144 अरब रुपया एलोकेट किया है। लेकिन ये आगे 1 महीना चलता है, 2 महीना चलता है, 6 महीना चलता है, ये तो हमें पता है कि अब हमें कोरोना के साथ रहना पड़ेगा। कोई आज ये नहीं कह सकता कि ये अगर हम लॉकडाउन भी कर दें, बंद भी कर दें, तो फिर कोरोना ख़त्म हो जाएगा। सिंगापुर ने लॉकडाउन किया, उनकी कर्व फ्लैट हुई, उन्होंने कंट्रोल्स खोले, फिर कोरोना फैल गया। सो ये एक ऐसी चीज़ है, नई चीज़ है। तो लिहाजा वो कहते हैं ना कि हमें इसके साथ अब रहना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। एक तो ये जो लॉकडाउन है, ये मैं इसके ऊपर बाद में भी बात कर लूँगा कि लॉकडाउन अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये है कि अब हमें खोलनी पड़ेंगी चीज़ें लोगों के लिए। जो छोटी दुकान है, ये जो कंस्ट्रक्शन, जो लो रिस्क एरियाज हैं, ये खोलने पड़ेंगे, क्योंकि ये इनडेफिनेटली अब लॉकडाउन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतने ज़्यादा लोगों तक पहुंच ही नहीं सकते जो लोग मुतासर हैं। यानी हर रेस्टोरेंट्स में, वेटर्स, हर जगह लोग मुतासर हैं। तो जो भी गवर्नमेंट कर ले, हम इतने नहीं पहुंच सकते। लिहाजा ये जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ये उन लोगों की मदद करेगा जब तक कि लोगों के कारोबार, ये जो कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं होती, तो ये उनको जाके फीड करेगा, ये जो एक्स्ट्रा पैसा भी आएगा। लेकिन इसमें किधर तक जाता है आगे, जब आखिर में तो हमें जो स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये कि हम जिधर जिससे हमें पता चला कि आउटब्रेक है, तो उधर हम जाके कंट्रोल करें, और बाकी हम फिर मुल्क को चलने दें। ये असल में अब मगरब के अंदर भी शुरू हो गया। मेरी प्रेसिडेंट ट्रंप से रात बात हुई। अब उनके पास आप वसाइल देख लें, वो अपनी इकॉनमी, उसको डर अगे इकॉनमी ना कोलैप्स कर जाए, तो वो भी अब हालांकि वहाँ अब तक 40,000 लोग मर चुके हैं, दिन में 2,000 लोग मर रहे हैं, उसके बावजूद वो अब सोच रहे हैं कि पार्शल खोलने का, क्योंकि सब समझ रहे हैं कि अनसस्टेनेबल है कि अगर आप बंद कर देंगे मुल्क को, तो वो आप कभी भी सारे मुल्क की मदद नहीं कर सकते। सो ये है कि इंटरम पीरियड में जैसे जैसे हम खोलते जा रहे हैं, ये तादाद लोगों की, मुस्तहिक लोगों की बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए ये पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। पॉइंट में कुछ ऐसी तजवीज़ है कि जो छोटे दुकानदार हैं, एक मुलाजम है, एक दुकान है, वो 2 महीने से बंद पड़ी है, उसने किराया भी देना है, उसको 25, 30, 40 हज़ार की कैश सपोर्ट चाहिए, वो ज़कात का या किसी वैसे चैरिटी का वो तलबगार नहीं है, तो आपको बैंकिंग सिस्टम से भी उसको ऐसी सपोर्ट देनी है कि वो ज़िंदा भी रहे और कारोबार भी चलाता जाए। देखिए नदीम, पहले ये हम सब कर रहे हैं, इसमें हम आप स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री, क्योंकि वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास तो फिर भी गुंजाइश है। जो छोटे कारोबार हैं वो बहुत, हमें खौफ ये है कि वो बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाएं। तो हम ये जो लोन्स का सिस्टम है, कर्ज़ों के, ये सूद के बगैर कर्ज़े, ये हम अभी इसके लिए पूरा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। ये स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री बदकिस्मती से ज़्यादा रजिस्टर्ड ही नहीं है। हमें जो प्रॉब्लम हुआ है, अब अमेरिका के अंदर सब कुछ रजिस्टर्ड है, सारी उनकी इंडस्ट्री रजिस्टर्ड है, लेबर रजिस्टर्ड है। यहाँ 75-80% लेबर रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब उस तक पहुँचना कैसे है? हमारी स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री ज़्यादातर रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसके पास को हमारे पास, तो उनके पास कैसे पहुँचना है? ये हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आज कहना चाहता हूँ। देखिए हुआ क्या कि जैसी 26 केसेस पाकिस्तान में आए, 26 केसेस थे 13 मार्च को, तो हमने फैसला किया लॉकडाउन का। लेकिन एकदम सिंध गवर्नमेंट ने फैसला किया कि वो बिल्कुल ही वो लॉकडाउन करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल लोगों को कर्फ्यू टाइप सिचुएशन। उनको देख के, क्योंकि मीडिया में पजीराई मिली, 18th अमेंडमेंट के पास सूबों के पास इख्तियारात हैं, वो उन्होंने अपने फैसले करने हैं। पंजाब ने भी फॉलो किया, KP ने भी फॉलो किया बलूचिस्तान में, लेकिन कम थे उनके लॉकडाउन।
सिंध सबसे ज़्यादा लॉकडाउन कर दिया। अब अगर मैं तब पहले दिन से कह रहा था कि हमें बैलेंस करना है, हमारे मुल्क में हालात मुख्तलिफ हैं, यूरोप से, अमेरिका से, चाइना से, हमारे हालात हैं बांग्लादेश, इंडिया में बांग्लादेश, हिंदुस्तान, श्रीलंका, हमारे जिधर गुर्बत है, आप अगर पूरा लॉकडाउन कर देंगे, जिधर अक्सरियत आपकी वर्क फोर्स दिहाड़ीदार हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो हमारे पास हम कैसे इनका करेंगे। अब जो सिचुएशन है, क्योंकि वो जो जब एक दफ़ा लॉकडाउन कर दिया, उसको जब खोलने में एक टाइम लैग है। अब टाइम लगेगा कि आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो बिजनेसेस, कंस्ट्रक्शन शुरू हो। उस टाइम अब जो मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरा है, जब तक ये शुरू होते हैं, और अब ये जो एक मुल्क में बुरे हालात हैं लोगों के, और आप अगर जाके देखें कच्ची बस्तियों में बहुत बुरे हालात हैं लोगों के, तो अभी हमें सबसे ज़्यादा इनको रिलीफ देनी है। ये है चैलेंज। हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर अफजल गोंदल साहब। उनसे बात करने से पहले अब तक बताएं कि अब तक की इस ट्रांसमिशन में 46 करोड़ रुपया जो है वो इकट्ठा हो चुका है, और टोटल जो है 2 अरब 65 करोड़ 23,81,593 रुपये इस फंड में आ चुके हैं। तो आपके जज्बे को सलाम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अफजल गोंदल साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आवाज़ आ रही है? उन्हें दोबारा लाइन में जी। कामरा साहब, आप सर, मैं आपके एहसास पे कोई डाउट नहीं, आपकी ऑनेस्टी पे भी कोई डाउट नहीं। मैंने आपके आने से पहले बता रहा था लोगों को कि 1990 में हमने फंड रेजिंग की शौकत खानम के लिए। लोगों ने पॉलिटिशियंस पे इतना ट्रस्ट नहीं किया जितना आप पे किया, और आज भी करते हैं, इसलिए इतना आपको ये मिल भी रहा है। ये ऑब्वियसली आपकी लीडरशिप की वजह से। थोड़ा सा इमरान साहब ये ज़रूर बताएं कि आपने अमेरिका की मिसाल दी, वहाँ पे भी लॉकडाउन जो है वो जिस तरह खोल रहे हैं, वो उन लोअर स्टेट जहाँ पे बिल्कुल कोरोना कम है वहाँ ऐसा सा खोल रहे हैं। लेकिन ये जो ठीक है, आपका ये भी कंसर्न बिल्कुल ठीक है, लेबर के लिए आप जो कर रहे हैं, डेली वेजर के लिए पहुँचाना मुश्किल हुआ है। लेकिन जो मैसिव गैदरिंग्स हैं, जैसे स्कूल हैं, जैसे मसाजिद हैं, अब रमज़ान मुबारक आ रहा है, इसके अंदर जब आप इसको खोले जाएंगे तो दुनिया में हर हेड ऑफ द स्टेट डॉक्टर्स की एडवाइस ले रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी डॉक्टर फॉची को साथ खड़ा करता है, फिर वो बात करता है जो ट्रंप करना चाहता है वो करने नहीं दे रहे होते हेल्थ वाले। तो मुझे उम्मीद है आपको भी हेल्थ वाले गाइड कर रहे होंगे। तो कल डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये पूरे पाकिस्तानी डॉक्टर का कंसर्न है कि आप यहाँ पे जितनी भी चैरिटी रेज कर लें, उसके बाद अगर आपने मसाजिद में, स्कूल्स में मैसिव गैदरिंग्स को अलाउ कर दिया, तो उसके बाद तो हॉस्पिटल्स कम पड़ जाएंगे, बेड्स कम पड़ जाएंगे, इक्विपमेंट्स, ये चैरिटी भी नल एंड वाइड हो जाएगी जो हम इतनी रेज कर रहे हैं आपकी लीडरशिप की वजह से, और आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं। एक तो सर ये सवाल, दूसरा ये कि जो डैम फंड था वो तो पता नहीं चला डैम फंड कहाँ गया। हमने भी उसके लिए पार्टिसिपेट किया, सबने किया, फौज ने भी किया। तो आप उसको कोरोना में ही ट्रांसफर कर दोगे, डैम तो पता नहीं कब तक बनेगा, यहाँ पे तो लोग बढ़ रहे हैं इस वक्त, तो उसका तो फ्यूचर बता दें क्या है, और क्या हम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते? चीफ जस्टिस और आपका जो फंड था उसमें जितने पैसे भी हैं। जी कामरान, पहली चीज़ कि डैम फंड तो वहीं का वहीं है। अच्छा, वो तो डैम के लिए एलोकेट किया हुआ है, वो मेरे ख्याल पता नहीं 14 अरब रुपया उसमें पड़ा है, तो वो तो उधर ही जाएगा। पहली चीज़ सिर्फ मैं ये कह दूं कि ये जो जब लॉकडाउन की बात करते हैं ना, और मुझे शुरू में तनकीद भी इसके ऊपर बड़ी हुई, लेकिन मैं अपनी कौम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ। आज प्लीज़ जाके कच्ची आबादियों में जाएं, या इस्लामाबाद में 2 कच्ची आबादी हैं, वहाँ जाएं। अगर कराची में है तो मच्छर कॉलोनी में जाएं, वहाँ के उनके जो औरंगी टाउन, लियारी, इधर ज़रा ख़ुद जाके देखें। और मैं कौम को कहता हूँ कि क्या देखें कि वो कितनी देर लोगों को आप लॉकडाउन कर सकते हैं जिन हालात में वो रहते हैं। 7-7, 8-8 लोग 1-2 कमरों में हैं, पानी साफ वहाँ नहीं है, जुड़े हुए हैं लोग, आप कितनी सोशल डिस्टेंसिंग कर सकेंगे? ये हमारा ही प्रॉब्लम नहीं है, ये बांग्लादेश में ये प्रॉब्लम है। नरेंद्र मोदी ने एकदम लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, आज वहाँ इतना बड़ा कैओस आया हुआ है, वो एस्टिमेट करते हैं कम से कम 10 करोड़ लोग एकदम जो डेली वेजर हैं वो जाके बैठ गए हैं, और उनके पास कुछ नहीं है, और वहाँ भूख है, और वहाँ बुरे हालात हैं। वहाँ देखें, हर मुल्क अपनी कंडीशंस के मुताबिक फ़ैसला करे। हमें एक चीज़ पता है कि जिधर ज़्यादा लोग जमा होंगे वहाँ ये फैलता है, ये हमें पता है। लेकिन हमें साथ साथ ये बैलेंस करना है कि जो लॉकडाउन के असरात हैं, क्या उससे नुकसान तो नहीं हमारे माशरे में, जिधर इतनी ज़्यादा गुर्बत है, जिधर इतने ज़्यादा मसले हैं, वहाँ हो जाएंगे। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारे जो फ़ैसले होते हैं पाकिस्तान में, और मैं अब बात कर रहा हूँ 70 साल से फ़ैसले होते रहे हैं, हम फैसले करते हैं सिर्फ एक छोटे से एलीट के ऊपर, एक एलीट क्लास के फैसले होते हैं।
तालीम है, किसी ने ये नहीं सोचा कि इंग्लिश मीडियम से कितने लोगों को फ़ायदा है, बाकी लोगों को क्यों नहीं एडवांटेज मिल रही। क्योंकि जो ओपिनियन, जो सारे डिसीजन मेकर्स हैं वो उस क्लास पे बैठे हैं जिनको फिक्र नहीं करते नीचे। आप अदालतों में चले जाएं, आप जेलों में चले जाएं, सिर्फ गरीब लोग हैं वहाँ। ताकतवर के लिए बड़े बड़े वकील हैं, अरबों रुपए की चोरी करेंगे, वहाँ पकड़ता नहीं है। अस्पतालों में, हम सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पैदा हुए थे, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अच्छी स्टैंडर्ड के थे, मेडिकल कॉलेजेस थे। आज आप चले जाएं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सिर्फ गरीब और ताकतवर या प्राइवेट हॉस्पिटल्स और या बाहर इलाज करवाने के लिए। ये जो दो पाकिस्तान है, ये जब तक हम फैसला नहीं करेंगे सोचते हुए कि ये जब हम लॉकडाउन करते हैं कच्ची वादियों में या गरीब इलाकों में क्या होगा, कैसे वो कोप करेंगे, तब तक हमें फैसले नहीं करने चाहिए। एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूँ। देखें, ये जब हम फैसले करेंगे सिर्फ एक एलीट क्लास के लिए तो हमारे से गलतियाँ होंगी। अब ये एक ऐसी बीमारी आ गई है जो फ़र्क ही नहीं करती अमीर गरीब में। पहले अब गरीब बस्तियों में चले जाएं, वहाँ हेपेटाइटिस सी एक एपिडेमिक है, वहाँ बच्चे मर रहे हैं, हज़ारों बच्चे मरते हैं पेट की बीमारियों से क्योंकि साफ़ पानी नहीं है। लेकिन क्योंकि एलीट को अफेक्ट नहीं करता, उसके ऊपर देख लें कितना कदम उठाएं। ये वो बीमारी है, अगर ये कच्ची वादियों के अंदर फैल गई तो ये हो ही नहीं सकता कि वहाँ कंटेन रहे। ये जानी है डिफेंस में भी। इसलिए जब आप फैसले करते हैं तो पहले से सोचें कि हमने अगर ये फैसला करना है तो ये सारे पाकिस्तानियों के लिए होना चाहिए, सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं होना चाहिए। और इसलिए इसके प्रॉब्लम्स आएंगे। अभी भी मैंने इस पे आपसे बात जरूर कर ली कि वो कॉल कह रहे हैं शायद, तो जी एक कॉल आई है। डॉक्टर अफजल गोदर अब हमारे साथ लाइन पे हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर अफजल गोदर शमसा यूएसए से बात कर रहा हूँ जी। मुझे पीटीवी न्यूज़ के एहसास टेलीविजन के प्रोग्राम के जरिए पता चला कि आप लोग ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, तो मैंने अपने शमसा ओक्लाहोमा के जो दोस्त हैं जिसमें पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी हैं और दूसरे शोबों से भी उनका ताल्लुक है, उनसे कांटेक्ट किया और कंट्रीब्यूट करने की रिक्वेस्ट की। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबने बड़ा पार्टिसिपेट किया। तो ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तानी कम्युनिटी इन टल्सा मैं जो है वो $10,000 ऑलमोस्ट 15 लाख रुपए के इवेंट। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। जावेद मियादाद हमारे साथ है। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सबको सलाम वालेकुम। जी जावेद भाई, आप तो बड़ी फंड रेजिंग में पहले भी छक्के चौके मार चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? जज्बा तो आपका हमेशा ज़बरदस्त होता है। बस मुझे तो अभी तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान भाई से मैं यही कहूँगा कि हमारी तो किस्मत में ये रह गया कि मांगते ही रहो, क्योंकि इस शख्स ने बचपन से ही, जब से हमने खेलना शुरू किया, हॉस्पिटल बनाए, मांगते ही रहे। और आज भी प्राइम मिनिस्टर को वो चीज़, क्योंकि जो खाने वाले तो वो तो निकल गए, किसी ने मुल्क का सोचा नहीं। और मुझे उम्मीद है कि अब इंशाल्लाह पाकिस्तान इज़ इन गुड हैंड, तो ये भी आजमाइश है और इंशाल्लाह निकल जाएगा। अगर मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि इमरान भाई को ये कहूँगा कि इमरान साहब पीएम साहब को मेरे से कोई एक दफ़ा मीटिंग कर लें, यहाँ तक कि मेरे पास वो आइडिया है कि पूरे पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा। आई हैव आपको पता है कि मैं कैलकुलेटर हूँ और मैं ये करके, अभी आपने जो बातें की देखें, ये सारी चीज़ें ये अवेयरनेस की बात है। आज हमारे मुल्क में जिस तरीके से मुल्क में, जैसे इमरान भाई ने बताया कि मच्छर कॉलोनी में, वाकई हकीकत, आप हकीकत को तो समझें। इस मुल्क की हकीकत ये है कि ये वायरस नहीं रुक सकता। ये जब तक आप अपने आप को नहीं समझाएंगे, अपने आप से बात नहीं करेंगे कि मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं निकलना, हर चीज़, लोग माशी हालत में मर गए। जब जिनके पास खाने को नहीं है वो क्या करेंगे बेचारे? तो हर चीज़ मजबूर है और मजबूरी के तहत ये आदमी को अपना समझना होगा। दुनिया में प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो सिर्फ लुक आफ्टर करता है और चलाने वाले अवाम होती है, जी, अवाम की बेस पे चलता है। जावेद भाई, जो इस कौम का जज्बा है, जिस तरह से इस टेलीथॉन में लोग शिरकत कर रहे हैं, उनका जज्बा खिराज तहसीन है। हम आगे बढ़ेंगे। बहुत से डोनर्स जो हैं इस वक्त कॉल कर रहे हैं। काशिफ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर अगले कॉलर से बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने जो शौकत खानम की बात की ना, फंड रेजिंग की, मैं आज मेरी वालदा ने एक जिम्मेदारी लगाई है।
तो उन्होंने कहा जी मैंने जो डोनेशन देनी है 10 लाख की मैं शौकत खानम के लिए देनी है, तो वो चेक तो मैं दे दूंगा इनको बाद में, बट दैट्स वन क्राइसिस दैट यू विल फेस पर्सनली प्रॉब्लम। लेकिन जो आप गरीब कॉलोनीज की बात करें, इस बात बिल्कुल समझ में आती है। जब ट्रेडर्स हमें फ़ोन करते हैं, कहते हैं सर अब ना खुले तो मर जाएंगे, बट ये चीज़ अगर फैल गई, हमारी प्रोजेक्शंस क्या हैं कि अगर ये फैलना शुरू हो गया, जो आप खुद भी ये सोच रहे हैं कि मई मुश्किल महीना होगा आपके लिए, अगर खुदा ना खास्ता आप लॉकडाउन नरम करते हैं और ये फैलती है, फिर क्या करेंगे? देखिए काशिफ, ये पहले तो ये जहन में डाल लें कि आप पूरा लॉकडाउन भी करेंगे ना तो फिर भी इसने रुकना नहीं है, क्योंकि अगर रुकना होता तो रुक गई होती। यानी सिंगापुर में लॉकडाउन किया उन्होंने, खुला फिर फैल गई। इसके साथ हमें रहना पड़ेगा। हर मुल्क ने अपनी कंडीशंस के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ेगा। पहला तो इससे है, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो कर्व है उसकी फैलने की, वो एकदम स्टीप ऊपर ना चली जाए। अब मुझे ये जो डॉक्टर्स की बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि डॉक्टर्स इस वक्त वो कम्युनिटी हैं जो बिल्कुल फ्रंट लाइंस में लड़ रहे हैं और हमें इनका पूरा सोचना चाहिए। लेकिन और वो जो बात की मस्जिदों में या अभी रमज़ान में हम क्या करेंगे, मैं ज़रा इसका जवाब देता हूँ। देखिए, हमारे पास दो ऑप्शंस थी। हमें ये समझ आ गई कि लोगों ने मस्जिदों में जो मर्ज़ी हम कर लें, इन्होंने जाना है। और ये मैं अपनी कौम को जानता हूँ, मुझे पता है कि ये हमारी रमज़ान में लोगों ने निकलना था। हमने सारी पहले कोशिश की, और मैं ये वाज़े कह दूं कि घर में इबादत करनी चाहिए रमज़ान में, लोगों को नहीं निकलना चाहिए। जब हमें पता है कि ये मसला है और हमें पता है जितने जमा होंगे तो घर इबादत करें। और तकरीबन सारी मुसलमान दुनिया में उन्होंने मस्जिदों में रमज़ान में इबादत की इजाज़त नहीं दी। लेकिन हमें ये पता चल गया जब हमने मुशावरत शुरू की कि हम जो मर्ज़ी कर लें, लोगों ने निकलना है। फिर दूसरे प्लान बी पे आ गए। हमने जब सोचा कि अगर निकलना है तो क्या ये अच्छा लगेगा, रमज़ान के दौरान पुलिस जा रही है, नमाजियों को पकड़ के जेलों में डाल रही है, ये सारा सीन, या एक ज़िम्मेदार मुल्क बन के हम उलमा को अपील करें कि देखें आप फिर अगर निकलना है तो एक TORs यानी कंडीशंस के बीच में जो 20 शराइत रखी कि इनके बीच में रह के निकले, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाए, वो कालीन जो भी चीज़ें बड़ी केयरफुली 20 पॉइंट्स बनाए गए। लेकिन आखिर में ये कहा कि अगर ये वायलेशन हुई और हमें ये पता चला कि लोगों के निकलने की वजह से और मस्जिदों में नहीं अगर उन्होंने डिसिप्लिन किया और ये फैला, तो फिर हम बंद कर देंगे, फिर मस्जिदें बंद कर देंगे। कौन करेगा? पुलिस करेगी, रेंजर्स? अब हर जगह ये उलमा के साथ हमारी मीटिंग हुई है, ये एग्रीमेंट हुई है उसके ऊपर। तो एक तो उनके ऊपर जिम्मेदारी है, अब हमारे उलमा जिन्होंने हमें गारंटीज दी हैं, इन सब पे अब जिम्मेदारी है। साहब, ये तो डेली वेजर्स का इशू भी नहीं है मस्जिद में जाना, तो आप एक्शन ले सकते थे इस पे। तमाम मुस्लिम वाले से बंद कर दिया। अच्छा, एक कॉल इसका सॉरी मैं पहले कंप्लीट कर लूँ। देखिए, इसका डेंजर क्या था, जब हमें पता चल गया कि जो भी इन्होंने फैसला किया हुआ है कि जो भी हम कर लें, इन्होंने जब करना ही है, लोगों ने निकलना ही है, तो फिर दूसरी चीज़ ये कोशिश की कि एक ज़ाब्ता अखलाक, एक उसके बीच में एक शराइत रखें, उसके बीच में निकले। लेकिन फिर एंड में ये भी फैसला हो गया, चेंज भी कर सकते हैं आप, कि हम फिर इसको बंद भी कर देंगे। वायलेशन हो गया जी, अगर वायलेशन हुई तो सारे उलमा ने राइटिंग में दिया है वो कि फिर हम बंद कर सकते हैं। लेकिन सर, आपका आर्गुमेंट वीक नहीं होता उलमा के सामने जब आप कहते हैं ये भी खोल रहे हैं, ये भी खोल रहे हैं, लेकिन मस्जिद बंद हो, ये आर्गुमेंट वीक हो जाएगा। आपको कहेंगे कि हम ये खुद यहाँ पे लोग जा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं करेंगे? यही आर्ग्यूमेंट्स उलमा ने दी कि देखिए आप कंस्ट्रक्शन खोल रहे हैं, उसके साथ हम फिर SOPs दे रहे हैं कि इस तरह डिस्टेंसिंग और जो भी उनको एहतियात करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि हमें भी वही कर दें, तो उनके पास आर्गुमेंट तो थी। अब देखें, हमने एक ज़िम्मेदार मुल्क की तरह मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं ये समझता हूँ कि ये जो मैंने कई सीन्स देखे हैं कि लोग जो निकल रहे थे उनको डंडे मार रहे हैं, पुलिस पकड़ रही है, जेलों में डाल रही है। मैं समझता हूँ कि एक ज़िम्मेदार, अब हमें एक ज़िम्मेदार मुल्क की तरह लोगों पे, अवाम पे ज़िम्मेदारी डालनी चाहिए। और फिर ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है, जब अगर हमने रियलाइज़ किया कि कहीं भी लोग फॉलो नहीं कर रहे डिसिप्लिन, पर एक्शन ले लेंगे। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ डोनर है मंसूर अख्तर साहब हैं, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, हमारे साथ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब मौजूद है, क्या डोनेट करेंगे सर?
जी ये मेरे जी एम्प्लॉइज की तरफ से हमने 3 कैटेगरी बनाई, 5 से 16 1 दिन, 17 से 19 2 दिन और 20 से 22 ग्रेड की 3 दिन जी सैलरी, और ये 55,74,293 हुए। और ये जी मैं आपको एक बात बताता जाऊं, जो जज्बा है मेरा, एक मालिक खड़ा था उसकी 12,000 तनख्वाह है, वो 5 से छोटा है, उसने कहा सरायकी में कि मेरी आधी तनख्वाह गिन वनो, मैं आधी तनख्वाह देता हूं, उनसे तो हमने नहीं काटा चुके, वो तो 12,000 उनकी सैलरी है, 14,000। तो एनी हाउ जी अल्लाह इस मुल्क को आफत से बचाए, ये हमारी तरफ से जी एम्प्लॉइज की तरफ से, उसमें टीचिंग भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, सारों ने जी बड़ी खुशी से दी, और इंशाल्लाह फिर भी अगर जरूरत होगी हम करेंगे। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। प्राइम मिनिस्टर, आपने अभी मैशत की बात की और बार बार दैट्स योर बिगेस्ट कंसर्न। अभी रिसेंटली आपने काफ़ी इनिशिएटिव्स भी लिए हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन 2-3 चीज़ें थोड़ी सी ग्राउंड पे आके डिफरेंट हो जाती। आपका एक इनिशिएटिव था, आपने कहा सैलरीज वगैरह के लिए लोन मिलने चाहिए, लेकिन जब लोन अनाउंस हुए स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, उनका इंटरेस्ट रेट आ गया 4 से 5%। ओवरऑल इंटरेस्ट रेट आप 13 से ले आए हैं, 13.25 से 9 पे ले आए हैं। आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि वो आपकी ज़ाती काविशों से हुआ है, गवर्नर स्टेट बैंक का मूड नहीं था नीचे लाने का, आपने करवा दिया, वो भी और नीचे होना चाहिए। लेकिन अगर इस टाइम पे भी अगर बिजनेसेस को वो इंसेंटिव्स देने में हिचकाहट होगी जिसमें पैसा नहीं लग रहा गवर्नमेंट का, लेकिन उनको इंसेंटिवाइज ज़्यादा स्ट्रांगली किया जा सकता है, तो वो क्यों नहीं हो रहा? मालिक, मैं आपको श्योर करता हूँ कि इंशाल्लाह आप इंक्रीमेंटल देखेंगे कि इंसेंटिव्स बढ़ते जाएंगे। पहले सबसे पहले तो बड़ा मुश्किल प्रॉब्लम था हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इंसेंटिव्स देना, क्योंकि देखें सबसे बड़ा एम्प्लॉयर लोगों का है एग्रीकल्चर, उसके बाद है शहरों में कंस्ट्रक्शन, और तो हमारी कोशिश ये थी कि जिधर जिधर हम ज़्यादातर लोग एम्प्लॉय हो सकें, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अब तक जो हमने इंसेंटिव्स दिए वो कभी नहीं दिए, कभी पहले पाकिस्तान में नहीं मिले। अब ये जो सेकंड फेजेस में आने लगे स्मॉल और मीडियम, इसके ऊपर मुझे बड़ी खुशी है कि हमाद अज़हर बड़ा ज़बरदस्त एक प्लान लेके आ रहे हैं, आज या कल या परसों तक वो लॉन्च कर देंगे, और फिर हम और इंसेंटिवाइज करेंगे। इंशाल्लाह मेरी तो कोशिश ये है कि इंटरेस्ट रेट और भी नीचे आ जाए, लेकिन उसका वो प्रेशर पड़ जाता है कई दफ़ा एक्सचेंज रेट के ऊपर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस बारी प्रेशर नहीं पड़ा। तो हमारी पूरी कोशिश है, मैं आपको श्योर करता हूँ कि असल में हमें देखें रिस्क तो है, ये इसमें कोई शक नहीं कि जैसे ही आप खोलते जाएंगे रिस्क बढ़ती जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन किसी तरह अगर हम ये जो ट्रैक एंड ट्रेस है, ये सबसे बेहतर तरीका आज तक ये है कि आपके पास, और इसके लिए वॉलंटियर फोर्स चाहिए, जो ट्रैक एंड इसके आपके पास बहुत लोग चाहिए इसके लिए कि और दुनिया भी आप देख लेंगे कि इसी तरफ जा रही है कि एक ही तरीका है ये, अगर आपने अपनी बिजनेसेस शुरू करनी है तो उसके साथ ट्रैक ऑन ट्रेस हो कि आप एकदम ट्रैक करें, और ज़बरदस्त सिस्टम है ये बन गया हमारा जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है। पता नहीं, मैं आप सबको दावत दूंगा कि आप ज़रूर आके देखें कि हर रोज़ वहाँ बैठते हैं, सारे इदारे होते हैं, इसमें ज़बरदस्त ISI ने हमें एक सिस्टम दिया हुआ है जो ट्रैक एंड ट्रेस के लिए था, तो टेररिज्म के ख़िलाफ़, लेकिन वो अब काम आ गया हमारी कोरोना के जो लोग हैं, वैसे इनको हम डरा देते हैं, जो कोरोना को किसी का कोई केस आता है वो फिर वो डर के छुप जाते हैं, वो हमारे नुकसान होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि लोग सामने आए, लेकिन उनको ट्रैक करके फिर उनको एकदम एक कंप्यूटर के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फिर उनको ट्रैक करते रहेंगे। आपकी इन्फॉर्मेशन। और हमारे साथ एक और कॉलर हैं, और जी अस्सलाम वालेकुम। सलामत अली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सलामत अली साहब। सलामत बोल रहा हूँ जी, फैसलाबाद से तौसीफ ग्रुप का चेयरमैन हूँ, और मैं और मेरे दोस्त की तरफ से यूके से 2 करोड़ रुपया हम माशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब को, फिर गवर्नर साहब देंगे। पहले भी हम गवर्नर साहब को 3,000 आदमियों का राशन और कोरोना किट दे चुके हैं, और भी कर रहे हैं इंशाल्लाह हम। और ये चेक मैं खुद प्रेजेंट करूँगा PM साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम साहब। जी मंसूर साहब। प्राइम मिनिस्टर साहब, एक जो आप ये पूरी टेलीथॉन कर रहे हैं, कभी भी आपकी इंटेंशंस पे डाउट नहीं है, यू हैव योर हार्ट एट द राइट प्लेस, एंड लोग इसलिए आपको डोनेशंस देते भी हैं, लेकिन डोंट यू थिंक कि अगर यहाँ पे बेहतर हो, अगर लोगों को एक रियल पिक्चर पता लगे, कि जिस तरह काशिफ साहब ने भी अभी कहा कि प्रोजेक्शंस हमें पता लगे, आपने पहले कहा था कि 25 अप्रैल तक आप एक्सपेक्ट करें 50,000 केसेस होंगे, जो कि नहीं हुए, विच इज़ एक्चुअली गुड न्यूज़,
लेकिन अब ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि मई में ये स्पाइक्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे एंड हम पिछले 4 दिन से देख भी रहे हैं कि नंबर्स हैव सडनली स्टार्टेड इंक्रीजिंग। 700 से ज़्यादा केसेस कल रिपोर्ट हुए हैं। सो एक्चुअल प्रोजेक्शन फिगर्स हमारे पास अगले 1 महीने के हैं क्या, ताकि लोगों को पता लगे कि हाउ सीरियस इज दिस? देखिए मंसूर, हमारे पास जो अभी शुरू में बात की थी कि हमें इंफॉर्मेशन, यानी हम ये जो सुबह कमांड और ऑपरेशन सेंटर है हमारा, इसमें जो सारा डेटा एनालाइज कौन करता है, उसमें जो हमारे इन्फेक्शस डिजीज़ के पाकिस्तान के टॉप स्पेशलिस्ट डॉक्टर फैसल यहाँ हैं, डॉक्टर शौकत हैं पंजाब से, और एक डॉक्टर फैसल आगा खान यूनिवर्सिटी के कराची से। जो भी मटेरियल आता है, और डॉक्टर ज़फ़र, ये पहले बैठ के वो सारा डेटा एनालाइज करते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है। अच्छा, ये पूरी दुनिया की ट्रेंड्स फॉलो करते हैं। तो इन्होंने जो शुरू में प्रोजेक्शंस दी थी उसमें था कि हमारे अब तक 50,000 केसेस होने चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, बड़ा करम है अल्लाह का कि हमारे सिर्फ अभी अब जितने केसेस हैं, और हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अगले हफ्ते तक में भी हमारे 15,000 तक केसेस पहुँच जाएंगे। 11,000 हो चुके थे और 15,000 तक पहुँच जाएंगे। अब अगर देखें, अब ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर हमने एहतियात करते रहे और इसी तरह, क्योंकि अभी तक जो आप देख रहे हैं ट्रेंड्स, इससे हमें लगता है कि इससे कुछ ज़्यादा केसेस नहीं आने लगे, और अगर हम एहतियात करते रहे तो हम सोचते हैं कि हमें जो मुश्किल वक्त आएगा, और वो आएगा मई, मिडल ऑफ मई से एंड ऑफ मई तक, ये हमारा एक मुश्किल वक्त होगा। मुश्किल वक्त का क्या मतलब ये कि जो 3-4% मरीज़ जो कोरोना की वजह से या उनकी उम्र ज़्यादा है, या उनको कोई बीमारी है, या उनको ये 3-4 मसलन डायबिटीज़, लंग्स की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर हो, वो उनकी जान ख़तरे में जाती है, तो उनको ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटलाइजेशन की। तो हमें जब तक कि हमारे हॉस्पिटल्स में, और अब तक अल्लाह का शुक्र है स्पेस है, और हम समझते हैं कि 15 मई तक हमें इशू नहीं होगा, लेकिन अगर वो इतना ज़्यादा आ गया हॉस्पिटल पे प्रेशर, जो आप देख रहे हैं इटली में, स्पेन में, न्यूयॉर्क में, तो उस तब हमें मुश्किल पड़ेगी। रेड लाइन क्या है? उसकी रेड लाइन क्या है? हम ये समझते हैं कि एंड ऑफ मई तक अगर तो हमारी ये केसेस इसी रेट पे गए तो हम कोप कर सकें, क्योंकि कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ऑफ़र कर दिया कि वो वेंटिलेटर्स उनके अब काफ़ी बनने शुरू हो गए हैं, तो वो भेज देंगे हमें। तो अगर हमारी इंक्रीज़ अब जहाँ तक अभी कैपेसिटी है और कैपेसिटी ना बढ़ी, तो हम 15 में 20 में तक गुजारा कर लेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा प्रेशर आया तो अगर फिर हमारी कैपेसिटी भी बढ़ सकती है, और तैयारी भी पूरी कर रहे हैं हर रोज़। अब हर रोज़ बैठ के इसकी तैयारी होती है। जी, वज़ीर आज़म साहब हमारे साथ हैं इस वक्त वकार यूनुस। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। जी वकार भाई। साजिद बशीर साहब है हमारे पास। जी अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। कॉल ड्रॉप होगी, अब दोबारा रब्ता होगा। जी समीर इब्राहिम। सारा आपने प्लान भी बताया, चैरिटी भी हो रही है, गवर्नमेंट ने भी बहुत इसमें काम किया है, जो लोगों को एहसास दिलाने की बात है उसमें आप उलमा से भी बात कर रहे हैं। आप क्रिकेट खेलते रहे हैं, कप्तान की हैसियत से आप हमेशा हर जो आती थी स्टेज उसकी आपने स्ट्रेटजी बनाई होगी। अब आप पाकिस्तान के कप्तान हैं, सबसे बिगेस्ट जो वरी आप एज ए प्राइम मिनिस्टर आने वाले 2-3 महीनों में आप उसको अगर आइडेंटिफाई कर सकें, और दूसरा थोड़ा सा मज़ीद अगर हमारे साथ शेयर कर लें। आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेंटिलेटर्स भी दे रहे हैं, और किस तरह की इमदाद हमें अमेरिका से मिलने की उम्मीद है, जो कल आपकी उनसे गुफ्तगू हुई। देखिए जी, मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़, और पहले दिन से, अब से नहीं, जैसे ये हमने लॉकडाउन किया ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा, और मैंने कहा भी शुरू में कि मुझे ज़्यादा ख़तरा है कि कोरोना से हमने लोगों को बचाते बचाते हमारे लोग भूख से मरेंगे, और मुझे अभी भी वही खौफ है। मुझे खौफ ये है कि हमने एकदम बंद कर दिया, और आप सोच लेना कि एक मुल्क में जिधर गुर्बत भी हो, 25% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हों, और अगले ऊपर 25% लोग ऐसे हों जो वनरेबल हो, यानी कि अगर झटका पड़े तो वो भी नीचे जा सकते हैं। तो उस मुल्क के अंदर जब आप बंद कर देते हैं सब कुछ, मैं उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ था। मैं समझता था कि हमने बिल्कुल ठीक किया, गैदरिंग्स बंद कर दी, क्रिकेट मैचेस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, शादियाँ, ये बिल्कुल ठीक था। लेकिन जो हमने बंद करनी थी ना, बिजनेसेस, वो बड़ा सोच समझ के, छोटी दुकानें, छाबड़ी वाला
ये क्यों बंद करने की ज़रूरत थी? इससे वहाँ तो ऑटोमेटिकली सोशल डिस्टेंसिंग थी। तो जब आप खौफ पे फैसले करते हैं, जो नरेंद्र मोदी ने किया हिंदुस्तान में, बेचारे लोग 200 मील चलने के लिए बेचारों एकदम ट्रांसपोर्ट ख़त्म हो गई, तो जो मुश्किलात आई लोगों को, ये गलत फैसले होते हैं हमेशा। तो मुझे अभी भी डर है कि हमने जो, जब तक हमारी इकॉनमी चलनी शुरू होगी, कंस्ट्रक्शन, मुझे डर ये है कि हमारे गरीब बस्तियों के अंदर लोगों के हालात बिगड़ेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम जल्दी से जल्दी इन तक पहुँचें। और ये जो टाइगर फोर्स भी है, मतलब इसका वॉलंटरी फोर्स का ये है कि ये तहसील लेवल पे, गांव के लेवल पे, मोहल्लों लेवल पे ये आइडेंटिफाई करें लोगों को, क्योंकि यहाँ हमारा जो फ़ायदा है, हमारी पे जो कमी है, हमारे पास पैसे की कमी है। 8 अरब डॉलर हम खर्च कर रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने 2000 अरब डॉलर 2200 अरब डॉलर पहले खर्च, और उसने मुझे कल कहा कि 2000 अरब डॉलर मज़ीद और ख़र्च करने लगा वो। तो जिस मुल्क उनके पास हमारी रिसोर्सेज देख लें, तो हमारी तो ताकत ही ये है कि बड़े लोग चैरिटी देते हैं इस मुल्क में, हर मुश्किल वक्त में कौम खड़ी हो जाती है। और दूसरी एक यूथ है, यंग पॉपुलेशन है। यंग पॉपुलेशन निस्बतन उसकी रिस्क कम है इस कोरोना से, तो उनको अगर हम यूटिलाइज़ कर लें, जो हमारी कोशिश है, ताकि ये ट्रैक एंड ट्रेस में भी मदद करेंगे। जब हमने ट्रैक करना है, फिर उनको, फिर अगर हमने किसी को क्वारंटीन करना है एक महल्ले को, तो तब भी ये मदद करेंगे वहाँ जाके। क्योंकि चाइना जो कामयाब हुआ वुहान सिटी के अंदर, तो उन्होंने जो पाकिस्तानी भी स्टूडेंट्स वहाँ जो उनसे बात हुई, उन सब ने कहा कि घर तक वो पहुँचाते थे सारी बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें, तो तब वो बंद किया ना 2 महीने। तो इसलिए मुझे डर ये है कि हम बस ये जो हमारा एक वनरेबल तबका है, गरीब तबका है, इस तक हम पहुँच जाए जब तक इकॉनमी नहीं उठती। जी चौधरी सलामत अली, और अब हमारे साथ लाइन पे वकार यूनुस आ गए हैं। जी वकार भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम फैसल, और मेरा सबको सलाम स्किपर। जी वालेकुम सलाम। जी वकार भाई, आप मेरा क्या कहना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है स्किपर एंड एवरीवन के, यू नो 1992 को जब याद किया जाता है तो एक बड़ी खुशी की लहर दौड़ती है, और हम बड़े खुश थे। अगर उस ज़माने में हमारी कौम ने जिस तरीके से चैरिटी दी और जिस तरीके से अपना दिल खोल के पैसे दिए या मदद की, हेल्प की शौकत खान बनाने के लिए, तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि जो अब हालात हैं मुल्क के, सबको मालूम है मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मुल्क की इकॉनमी का भी इशू है। तो इस सिलसिले में या इस वक्त मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी दुनिया में जो पाकिस्तानी हैं वो उठ खड़े होंगे और इस वक्त में पाकिस्तान की हेल्प करें, क्योंकि हम हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं, अदरवाइज हमारी कोई वक़्त नहीं है। तो मेरी अपील यही है सबसे, एक तो जो अभी इसके ऊपर बात कर रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेक श्योर के एहतियात की जाए, क्योंकि इसको फैलना नहीं चाहिए। और दूसरा ये कि इस मुश्किल वक्त में, मुश्किल घड़ी में सब पाकिस्तानियों से अपील है कि प्लीज़ दिल खोल कर डोनेशन दें, ताकि ये मुल्क हमारा जो है ये दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। बहुत शुक्रिया वकार, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया वकार जी। मुनीबा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी बिल्कुल, आपसे सवाल पूछना चाहूँगी खान साहब, बहैसियत इंसान, नॉट एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ग्लोबल क्राइसिस है, मोराल बहुत डाउन है लोगों का पूरी दुनिया में, व्हाट कीप्स यू गोइंग, बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड टू गिव अप। आपको क्या चीज़ हिम्मत देती है, व्हाट यू लुक फॉरवर्ड टू एवरी सिंगल डे? देखिए, मैं बिलीव करता हूँ, मुझे सिर्फ एक मसला है कि देखें, जब लोग भूखे होते हैं और मुश्किल में होते हैं, और वो हैं इस वक्त, और इसलिए मैं चाहता भी हूँ कि लोग जाके कभी ये ज़रा देखें कच्ची आबादियों में और गरीब बस्तियों में कि वो क्या उनके ऊपर गुजर रही है, और वो बड़े बुरे हालात हैं उनके। इसलिए तो एक तो ये चीज़ है, ये तकलीफ़ देती है, और हम सबको है, बहैसियत कौम हम सब की ड्यूटी है कि हम जोर लगाएं, और गवर्नमेंट इंशाल्लाह पूरा कोशिश करेगी। मुझे बड़ी खुशी होती है ये जब मैं देखें औरतों को ये आती हैं और उनको 12,000 रुपया मिलता है और वो दुआएं देती हैं, ये बड़ा अल्लाह का शुक्र है। और कोई सिफारिश नहीं, उनको सिर्फ एक मैसेज आती है कि आप जाके पैसे ले लें। लेकिन मेरी जो एक इंस्टिंक्ट और हमेशा ज़िंदगी में एक चीज़ रही है कि जो क्राइसिस होता है वो एक अपॉर्चुनिटीज़ भी बड़ी दे देता है, और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी हैं हमारी कौम के लिए। मसलन
ये कंस्ट्रक्शन के लिए मैं पैकेज देना चाहता था, बड़ी देर से वो दे नहीं सकते थे क्योंकि हम जकड़े हुए थे, फैटफ एक तरफ, IMF एक तरफ। वो हमने बड़ा ज़बरदस्त पैकेज दिया और असल में जो कंस्ट्रक्शन है वो इस मुल्क को उठाएगी। जो हमने ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, गरीबों के लिए घर बनाना, छत, वो बड़ा अच्छा पैकेज था, लेकिन इंटरेस्ट रेट भी बड़ा ऊंचा था और फिर हम हर किस्म का पैसा चाहते थे इसमें आए, लेकिन वो फैटफ की वजह से वो कहते थे ये नहीं आप कर सकते। वो तो ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है। और अगर हमारी ये कंस्ट्रक्शन चल पड़ी, एक चीज़ चल पड़ी कंस्ट्रक्शन, वो नौकरियां भी लोगों को देगी, वो सारी इकॉनमी 40 और इंडस्ट्रीज़ हैं उसके साथ रिलेटेड है, वो सब चल पड़ेंगी। तो एक ये अपॉर्चुनिटी है। दूसरा ये कि मैं ये चाहता हूँ कि एक हमारा मसला बहुत बड़ा वो पावर सेक्टर का है। पावर सेक्टर हमारे लिए एक अब क्या मैं आपको बताऊँ कि सबसे बड़ा अजाब ये कि एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं, महंगी बिजली है और लोगों को दे रहे हैं सस्ती बिजली। अब कीमत बढ़ाते हैं, लोगों को मुश्किल, और कीमत बढ़ाते हैं, इंडस्ट्री को प्रॉब्लम, उनको सब्सिडाइज करते हैं, वो उधर से पैसे कम, और फिर वो अगर और जो डिफरेंस है वो सर्कुलर डेट। तो ये अजाब बना हुआ था। तो अब एक हमें मौका मिल गया कि इस क्राइसिस के अंदर हम ये कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर बात करें, नहीं कि मुल्क के लिए मुश्किलात हैं। उसी तरह हमारा गैस का और LNG का कॉन्ट्रैक्ट, वो इतना महंगा, इतनी महंगी गैस ले रहे हैं, यहाँ सस्ती बेच रहे हैं, वो अलहदा। सो ये चीज़ें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। अगर हमने अपने पावर की जो हमारी जो एनर्जी की अगर हम ये रैशनलाइज कर गया, अच्छी इनकी कीमतें नीचे ले आए बिजली की, ये तो इससे हमारी इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा, लोगों को भी फ़ायदा होगा, इन्फ्लेशन भी नीचे चली जाएगी। क्या आप कतर से रीनेगोशिएट करने का प्लान है आपका, ये LNG वाला कॉन्ट्रैक्ट? इस पे आते हैं, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। लेट मी गेट द आंसर। बात वो इसकी चीज़ें पब्लिक की बात कर डोनर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं बात करने का। डॉक्टर हारून, अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, हारून फ्रॉम लंदन, डॉक्टर हारून फ्रॉम लंदन। कैसे साहब कौन बोल रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, आप क्रिकेट का कोई मैच नहीं छोड़ते? जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कितना पैसा जमा किया? आज बड़ा अच्छा मैच हो रहा है भाई, अच्छा मैच हो रहा है। अनुमाता के सेंचुरी बनेगी खूब। मैं साल दे रहा हूँ अबाउट 2 लाख रुपये। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अगले कॉलर है हमारे साथ। बहुत शुक्रिया। वसीम अकरम हमारे साथ हैं, विनिंग टीम का हिस्सा 92 वर्ल्ड कप। वसीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम वसीम। टू द होल कंट्री ऑफ कोर्स। मैं आपको काफ़ी देर से सुन रहा हूँ, आप सब लोगों को, हमारे जो सीनियर एंकर सारे बैठे हैं, सब कुछ सुन रहा हूँ। एंड आई थिंक एंड ऑफ द डे जो मेरी एक अपार्ट फ्रॉम जो हम ये जमा कर रहे हैं आपके एहसास प्रोग्राम के लिए, उसके लिए तो हमारे पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी, अब तो रमज़ान भी आ रहा है। आई एम श्योर कि अब मुझे पता है सिंस आपके साथ हम ये 90 से शुरू हुए थे चंदा जमा करने, उनके दिल बहुत बड़े हैं और वो ज़रूर थे। बट आई थिंक जो मैंने नोट किया है पिछले 1-1.5 हफ्ते में कि हम आई थिंक थोड़ा रिलैक्स होना शुरू हो गए। आई कैन अंडरस्टैंड आप क्या कह रहे हैं, क्या क्या नहीं खोलना। मैं टॉकिंग अबाउट द एरिया आई लिव इन, पीपल आर गोइंग इन ग्रुप्स एंड वॉकिंग। वो आई एम ओके कि फैमिली के मेंबर्स के लोग जा रहे हैं, वो ठीक है। बट आप मिल के सड़कों पे साइकिलें 20-20 इकट्ठी जा रही हैं, सो वो अगर आपने मास्क पहने हैं, डिस्टेंस के साथ जा रहे हैं, देन इट्स ओके। बट मैं बार बार यही कहता हूँ सबको कि छुट्टियाँ नहीं हैं ये। सो अगर आपने वॉक भी करनी है तो डिस्टेंस देखे करें, उस टाइम पे करें जब लोग थोड़े कम हो। सो ये चीज़ें आई थिंक इनको बतानी हमें, हम लोगों को, आम लोगों को बतानी बड़ा ज़रूरी है, अपार्ट फ्रॉम कि डिस्टेंस रह के और किस तरीके से, जैसे आप कह रहे हैं, कंट्रोल लॉकडाउन करना है। वसीम, आपको एक देखना चाहिए, एक खुशाब में क्वारंटीन हो रही है और वहाँ लोग रोटियां खा रहे हैं जो क्वारंटीन के अंदर है। आपको अगर वो देखना चाहिए, ज़रूर सबको देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि देखें, इसमें मैं बार बार एक चीज़ रिपीट करता हूँ। देखें, गवर्नमेंट की कैपेसिटी कि अकेला इस वायरस का मुकाबला करना वो बहुत कम है। ऐसी जहाँ भी अगर कोई जो भी माशरा जीतेगा ये जंग, उसके अंदर सारी कौम लड़ेगी और कौम के अंदर फिर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं फिर से कहता हूँ कि मुझे काफ़ी तनकीद आ रही है इस चीज़ के ऊपर, और मैं समझता हूँ डॉक्टर्स का कंसर्न कि आपने मस्जिदें खोल दी रमज़ान के अंदर,
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि क्या ये कौम ने ज़िम्मेदारी नहीं लेनी, क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है? क्या मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि आप घर में इबादत करें, आप जब मस्जिद में जाएंगे तो आपको समझना चाहिए कि उसमें रिस्क है, और जितने आप बेहतियाती करेंगे आप लोगों की ज़िंदगी रिस्क डाल रहे हैं उसके ऊपर, तो लिहाजा ये कौम के ऊपर है। आप सबको मिल के इसका मुकाबला करना पड़ेगा। कोई गवर्नमेंट हुक्म दे के डंडे मार के नहीं करवा सकती कुछ। जी, हमारे साथ हैं ताहिर जावेद यूएसए से। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं फिर से कहता हूं कि मुझे काफ़ी तनकीद आ रही है इस चीज़ के ऊपर, और मैं समझता हूं डॉक्टर्स का कंसर्न कि आपने मस्जिदें खोल दी रमज़ान के अंदर, लेकिन मैं ये समझता हूं कि क्या ये कौम ने ज़िम्मेदारी नहीं लेनी, क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है? क्या मैं अपने लिए कह रहा हूं कि आप घर में इबादत करें, आप जब मस्जिद में जाएंगे तो आपको समझना चाहिए कि उसमें रिस्क है, और जितने आप बेहतियाती करेंगे आप लोगों की ज़िंदगी रिस्क डाल रहे हैं उसके ऊपर, तो लिहाजा ये कौम के ऊपर है। आप सबको मिल के इसका मुकाबला करना पड़ेगा। कोई गवर्नमेंट हुक्म दे के डंडे मार के नहीं करवा सकती कुछ। जी, हमारे साथ हैं ताहिर जावेद यूएसए से। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। वालेकुम सलाम। जी ताहिर साहब, आप बराह रास्त हैं इस वक्त से थॉन में, प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। जी, मेरा नाम ताहिर नहीं है, मेरा नाम डॉक्टर फजल है सर। अच्छा जी, आप डॉक्टर फजल साहब। जी डॉक्टर साहब। जी सर, बस एक मुझे गुजारिश है, मैं डोनेट तो कर रहा हूँ 2000 यानी 2 लाख रुपीज इक्वल टू 4000 दिरहम, लेकिन मेरी एक गुजारिश ये है प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और आप सब से, लोगों को जो एक बेचैनी होती है कि भाई जो हमारा पैसा जो दिया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब पर तो यकीनन सबको यकीन है कि ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, लेकिन जो मशीनरी जो काम करती है सरकारी मशीनरी, उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे और कैसे चेक रखेंगे उस पर कि ये सही तरह पहुंचे? क्योंकि अभी भी जो रिसेंटली जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था एहसास प्रोग्राम के तहत, तो बहुत सारे लोगों की शिकायतें रही हैं कि ये सही जगह नहीं जा रहा है, कुछ इसमें खुट हुई है। तो इस चीजों पे चेक रखने के लिए कोई आप ऐसा प्रोग्राम अनाउंस करेंगे ताकि लोग और कॉन्फिडेंस के साथ आपके पास आए। देखें डॉक्टर साहब, मैं आपको एक चीज़ वाज़े कर दूं, ये जो प्रोग्राम के ज़रिए पैसे दिए जा रहे हैं, ये सारों के हमारे पास रिकॉर्ड है किसको पैसे जा रहे हैं। ये जो डेटाबेस ये बड़ी मुश्किल से 10 महीने लगे हैं कि जो सबसे गरीब तबका है उसका डेटाबेस बनाया जाए। ये पुराना भी एक डेटाबेस था, पुराना बिस्प का, उसको अपडेट किया गया, उसमें से 8 लाख लोग निकाले गए, फिर उसमें से नए लोगों को लाया गया, और मज़ीद और लोग आ रहे हैं इसमें जो कि SMS के ज़रिए, लेकिन उन सबको वेट किया जाता है। और ये आपको यकीन दिला रहा हूँ कि इससे बेहतर जितना ये ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम हो रहा है, मैं चैलेंज करता हूँ पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। ये हो ही नहीं सकता कि 1-2% कहीं जगह पे हम सुन रहे हैं चीज़ें, कहीं जगह एक जो दुकान में उन्होंने कोई अगर 12,000 में से 1,000 रखा है, उसमें से लोगों को पकड़ा है। इसमें सारी एजेंसीज इन्वॉल्व है। मैं आपको बताऊं, इसमें हमारी FIA, हमारी पुलिस, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और ISI सबसे हमने हेल्प ली हुई है कि मुकम्मल तौर पे इस प्रोग्राम को कामयाब करें और ट्रांसपेरेंट करें। जी, सलमान जुनून के जो सलमान हैं, जो कि ख़ुद भी 14 दिन क्वारंटीन में रहे हैं, उनका फिर उन्होंने रिकवर किया, तो वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं $10,000 प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड में। और मज़ीद भी कॉल्स आ रही हैं, और तमाम जो नाजरीन हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पे अकाउंट नंबर भी आ रहा है। और अब हमारे साथ है ताहिर जावेद। जी ताहिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी ताहिर भाई। जी, मैं ताहिर जावेद बोल रहा हूँ जी, अमेरिका से। तो पहली बात तो ये कि खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत बहुत मैं इसमें मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि पहले 3-4 हफ्ते पहले जब ये लॉकडाउन की बात कर रहे थे तो हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि जिस तरह जो आज इन्होंने नाम दिया स्मार्ट लॉकडाउन का, लेकिन आज जब इसको कंपेयर करते हैं यहाँ बैठ के अमेरिका के साथ, जहाँ पे मैं जो मैनेजमेंट का सब जैफरसन काउंटी में, तो ये जाहिर होता है कि जो इन्होंने पाकिस्तान में किया वो वर्क कर रहा है। तो मैं इनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ। फिर इनके जो इनिशिएटिव्स हैं कंस्ट्रक्शन को खोलने और मजदूरों के लिए, तो मैं उसके लिए आज तो 1 करोड़ रुपया खान साहब को भेजूंगा इस प्रोग्राम के अंदर, और आइंदा भी वन फोन कॉल हो गए जैसे भी ये
हुक्म करेंगे उसके लिए हम खड़े हैं यहाँ पे, और बिल्कुल इनके साथ में जैसे जैसे भी जहाँ जहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट के ज़माने में बहुत से पुराने लोगों को याद होगा कि जावेद मियादाद ने एक छक्का मारा था और उस पर कॉमेंट्री कर रहे थे कौन, जिन्होंने कहा था दैट्स अ सिक्स, वो थे इफ्तिखार अहमद, इफ्ती भाई। वो हैं अब हमारे साथ कनाडा से। अस्सलाम वालेकुम इफ्ती भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी इफ्ती भाई, प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, बाकी मेहमान भी हमारे। वेलकम टू दिस ट्रांसमिशन। क्या कहना चाहेंगे इफ्तिखार भाई? शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। इफ्ती क्या हाल है आपका? बड़ी देर होगी, पता नहीं आप टोरंटो में ही ब्रेन ड्रेन हो गए हैं। आजकल तो यहाँ जेल में बैठे हुए हैं, घर में। वैसे ये पहली दफ़ा है कि लोग वहाँ से पाकिस्तान आने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो हमारी सारी एलीट यहाँ से बाहर जाती है। अब अमेरिका और इंग्लैंड से मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट हैं कि वो वापस आना चाहते हैं, किस तरह के पीआई का जहाज़ भेजे, उनको भेज देंगे। तो इफ्ती आप ठीक हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, फिलहाल तो अल्लाह का शुक्र। मैं ये कहना चाहता था मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, थोड़ी सी पास की बात है कि जब आपने डिसाइड किया था कि पॉलिटिक्स में जाएंगे तो मुझे यकीन था कि आप एक रोज प्राइम मिनिस्टर होंगे। अब आपने वो ओहदा संभाल लिया। अच्छा, ये जो ओहदा है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स जॉब इन द वर्ल्ड एंड इन माय ओपिनियन एडमरेबल जॉब। क्यों? क्योंकि आप सबसे पहली चीज मुल्क में ईमानदारी ले आए, दूसरी चीज मुल्क में पैशन ऑफ पॉलिटिक्स जो यूथ को आपने फायर किया, और तीसरी चीज पेट्रियटिज्म वापस। ये और इकोनॉमिक चीजें आप हैंडल कर ही रहे थे कि ये बहरान वायरस का आ गया। ये मेरे ख्याल में इससे बड़ा बहरान दुनिया में कभी आए ही नहीं है, और किसी को नहीं पता है कि ये किस तरफ जा रहा, चाहे वो मुल्क बड़ा हो चाहे छोटा हो, गरीब हो या अमीर हो, किसी के कंट्रोल में ये जो आप कर रहे हैं पाकिस्तान में, दैट इज एज गुड एज एनीवन एल्स इज डूइंग। लेकिन मैं ये सबसे अपील करूंगा कि देखिए, हम सबको इस वक्त यूनाइट होना है और कंट्रीब्यूट करना है। जो जिसकी हैसियत है वो कंट्रीब्यूट करे, जितनी हैसियत है, और जब भी उस पैर पैसा हो तो डालें, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि ये मुल्कों को तबाह कर देगी, इकोनॉमी को तबाह कर देगी। तो हमें पूरी कोशिश करनी होनी चाहिए कि हम इसको डिफीट करें। आपने देखा होगा कि दुनिया में ये एक वॉर डिक्लेयर हो गई। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दिस इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दे आर टॉकिंग। तो इसलिए आइए हम सब मिल इसमें इस फंड में पैसे डालें। मैं खुद भी कंट्रीब्यूट करूंगा इंशाल्लाह, और यहाँ जितने हैं कैनेडियन और दूसरे लोग जिनको जानता हूँ उनसे भी कमेंट करूँगा कि आप लोग कंट्रीब्यूट करें। और मेरे ख्याल में हमें हमारे जो कायद थे, कायद आज़म मोहम्मद अली, वो एक उनका मोटो था यूनिटी बेस्ड डिसिप्लिन। इस वक्त हमें इस मोटो की बहुत ज़रूरत है। क्यों यूनिटी? क्योंकि इस को डिफीट करने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए इस वायरस से हमें यूनिटी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया इफ्ती भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर, बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। CEO जैज़ है हमारे साथ। जी आमिर इब्राहिम साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। क्या मजीद डोनेट करना चाहेंगे? आपने तो कर लिया पहले। जी जी देखें, एक सारों के लिए अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट करने के लिए, रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट। और खान साहब ने जिस तरह कहा है कि ये सिर्फ हुकूमत पूरा नहीं कर सकती, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ खास तौर पे कॉर्पोरेट कम्युनिटी के कि वो भी स्टेप अप करें, अपनी जिम्मेदारी का शो करें और पाकिस्तान के लिए इस वक्त मदद करें।
एक दो चीज़ें मैं और बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में 6 करोड़ लोग जो हैं वो जैज़ इस्तेमाल करते हैं, और आपने टीवी के ऊपर डिस्क्लेयर भी किया हुआ है 6677 को। जो आज पैसे डालेगा इस कंट्रीब्यूशन में, जैज़ उसको डबल अप कर देगी। तो अगर आप 100 रुपये डाल रहे हैं तो जैज़ अपनी तरफ से 100 रुपये मजीद डालेगी। इसी तरह हमारे 80 लाख कस्टमर्स हैं जो जैज़ कैश इस्तेमाल करते हैं और जैज़ कैश से PM रिलीफ फंड में पैसे डाल सकते हैं। तो जो लोग जैज़ कैश के थ्रू इस वक्त पैसे डालेंगे, अगेन हम उसको डबल कर देंगे। तो अगर कोई 1000 रुपये डाल रहा है तो हम 1000 रुपये जैज़ अपनी तरफ से डालेगा। तो मैं सारे लोगों को दावत देता हूँ कि प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाएं। ये बहुत बड़े बुरहान से हम गुजर रहे हैं, हुकूमत अकेला नहीं कर सकेगी। और ज़ाती तौर पे मैंने एक कंट्रीब्यूशन दे दिया, मैं वो बताना नहीं चाहता, लेकिन आई होप कि जो भी हमारी कंट्रीब्यूशंस हैं वो पाकिस्तान को इस मुश्किल महल्ले से बाहर निकाल। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बताना नहीं चाह रहे, बताना नहीं चाहते वो दिल सारों को कहिए जैज़ के जरिए देते हैं आपको डबल। देखिए अगर आप अपने SMS करते हैं 6677 पे तो वो कंपनी जो है उसको डबल मैच करके ये जो करोड़ों प्लेज कर रहे हैं इनको बोले इसके थ्रू देना। वो लोग कर रहे हैं घरों में 20 रुपए पर, लेकिन इनके उन्होंने का नाम नहीं बताना नहीं चाहता कितना कर रहा हूँ। खान साहब दिलदार परवेज भट्टी वाला वाकया याद आ जाता है, वो जो चेक वो आपसे सुनेंगे। लेकिन इस वक्त हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं। आप ये ट्रांसमिशन देखते रहें क्योंकि इस ट्रांसमिशन के आखिर में मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं वो एक इज्तिमाई दुआ कराएंगे।